नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है इंदौर मध्य प्रदेश से। नैना परमार की देवास जंक्शन से इंदौर जाने वाली लोकल ट्रेन छूट गई थी। वो प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठ गई थी, तभी उसे पीछे से एक युवक ने आवाज लगाई, दीदी तुमने भी ट्रेन मिस कर दी। अरे अशोक तुम। नैना उसकी तरफ देखकर बोली, अरे क्या करूं, आजकल मेरे दिन खराब चल रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? तुम परेशान दिख रही हो, कोई समस्या है तो बताओ ना, अशोक बोला। अब यहां तुमसे क्या बोलूं, बस इतना समझो कि मुझ पर मुसीबत आने वाली है। अरे दीदी, जब तुम्हें पता है कि क्या मुसीबत है तब तो उसे दूर करना और भी आसान है। हमें बताओ ना, हम दो भाई किस काम के हैं? उसके पास अभी अभी आया गोलू बोल पड़ा। अरे गोलू, तुम्हारी भी ट्रेन छूट गई? नैना आश्चर्य से बोली। अब जब हम लोगों के इंदौर का सफर साथ साथ होता है तब सभी का ट्रेन मिस होना जरूरी है ना, बोलकर गोलू हंसने लगा। गोलू हंसने की बात नहीं है, दीदी की मुसीबत का कोई समाधान हमें ही निकालना होगा। क्या बात है दीदी, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, गोलू बोला। फिर वही मजाक की बात, हर घड़ी मजाक अच्छा नहीं लगता, अशोक गोलू से बोला। तो बताओ ना, तुम ही बताओ दीदी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, गोलू नैना से बोला। अब तुम्हें क्या बताऊं, कैसे बताऊं? तुम लोगों ने मुझसे इतनी हमदर्दी दिखाई, यही कम है क्या? दीदी, हम लोग भले ही तुम्हारे सगे भाई ना हो, लेकिन एक ही शहर के होने के नाते तुम्हारी समस्या हमारी समस्या है। कल को कोई जरूरत पड़ेगी तब तुमसे सहयोग मांग लूंगा, अशोक बोला। लेकिन ये बताने लायक बात नहीं है सबके सामने। चलो ना कैंटीन में चलते हैं, अभी ट्रेन आने में आधे घंटे से ज्यादा का समय है, गोलू बोला। चलो, तुम लोगों से बात कर थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्या पता तुम ही मेरी समस्या का कोई हल निकाल लो, नैना धीरे से बोली और हैंडबैग के साथ शॉल संभालते हुए दोनों मुंह बोले भाइयों के साथ कैंटीन की तरफ चलने को तैयार हो गई। नैना ने अपनी जिस मुसीबत के बारे में अशोक और गोलू को बताया वो उस पर लटकी किसी तलवार से कम नहीं थी। उसकी समस्या सुनकर गोलू का चेहरा तमतमा गया था, जबकि अशोक भोली भाली सीधी सादी दिखने वाली नैना के एक और रूप के बारे में जानकर हैरान हो गया था। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था कि नैना के असली चेहरे के पीछे एक और चेहरा है। नैना परमार पूरी बात बताने के बाद वॉशरूम चली गई थी। अरे क्या हुआ अशोक, ज्यादा मत सोच, ये समझ कि हमें अपने शहर की बड़ी मुसीबत में फंसी उस औरत की मदद करनी है जिसने अब तक जो भी किया है उसमें जरूर कोई मजबूरी रही होगी। हाँ गोलू, हमें कुछ करना होगा। अगर इस हालात में कोई अपनी होती तो उसे छोड़ देते क्या? नैना वॉशरूम से आ गई थी। उसे आया देख अशोक और गोलू ने अचानक बातें करना बंद कर दिया। नैना ही बोली, देखो तुम लोग मुझे गलत मत समझना, मैं जो कुछ करती रही उसमें मेरी मजबूरी थी, मैं समझता हूँ सब कुछ, अशोक बोला। और हाँ, मैंने जो बताया है वो अपने तक ही सीमित रखना, किसी को बताना नहीं प्लीज। हाँ दीदी, दोनों साथ साथ बोल पड़े। फिर तीनों अगली ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म पर आ गए। ये नवंबर 2022 महीने की बात थी। अशोक और गोलू ने इशारों में बात की। थोड़ी देर में ट्रेन भी आ गई। तीनों एक डब्बे में सवार हो गए, आसपास सीटें भी मिल गई। उसके बाद इंदौर तक उनके बीच में कोई बात नहीं हुई। तीनों अक्सर एक साथ ही देवास से इंदौर का सफर करते थे। नैना के बारे में अशोक और गोलू को सिर्फ इतना मालूम था कि वो किसी बुटीक में काम करती थी। साथ ही वो ये भी जानते थे कि वो मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर की कंपनियों, मॉल, बड़े शॉपिंग के शोरूम आदि में भी काम कर चुकी थी। नैना स्वभाव से एकदम बिंदास थी, बातूनी और तुरंत किसी से भी दोस्ती बना लेने वाली। लगभग 30 साल की भरे पूरे बदन वाली युवती थी वो। चेहरे से चंचलता और सोखी साफ झलकती थी। रोजाना ट्रेन यात्रा के दरमियान ही अशोक और गोलू से जान पहचान हो गई थी। उन्हें वो एक बार रक्षाबंधन के मौके पर प्लेटफॉर्म पर ही राखी बांधकर मुंह बोला भाई बना चुकी थी, किंतु उस रोज ट्रेन में एकदम शांत बैठी थी। दरअसल नैना ने पहली बार अशोक और गोलू के सामने अपनी आप बीती सुनाते हुए दिल की बात बताई थी।
साथ ही उसने अपनी मुसीबत के बारे में बताकर उनसे सहयोग मांगा था। अशोक और गोलू नैना की समस्या सुनकर और उसकी हकीकत जानकर हैरान थे, लेकिन उन्होंने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया था। उसने बताया था कि उसे उसकी 3 साल पुरानी सहेली वंदना पिछले हफ्ते से ब्लैकमेल कर रही है, हालांकि वो उसके साथ काम नहीं करती है। नैना ने यह भी बताया कि उसके पास उसकी एक अश्लील वीडियो है, वो उन वीडियो को उसकी मां को दिखाने की धमकी देती है। नैना ने अपनी मां से भी अपने काम की हकीकत छिपा रखी है। मां जानती है कि नैना किसी बुटीक में काम करती है। मां को उस सहेली के बारे में कुछ नहीं पता है। बात 27 नवंबर 2022 की है। भीषण ठंड की रात थी। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर के एरोड्रम थाने के टीआई संजय शुक्ला समेत थाने में मौजूद सभी पुलिसकर्मी नाइट ड्यूटी के कामकाज को निपटाने में लगे हुए थे। उसी दौरान कंट्रोल रूम से एक मैसेज आया, जिससे उनके बीच थोड़ी हलचल बढ़ गई। टीआई संजय शुक्ला सूचना पाकर भुनभुनाए, इस सर्दी में हत्या की वारदात, कुछ और उपाय करने होंगे। सूचना विद्यानगर मोहल्ले से आई थी। वहां एक मकान में किसी की हत्या हो गई थी। इंदौर में रोज की तरह रात के समय में कानून व्यवस्था को संभालना कोई आसान नहीं था। घर में शव होने की सूचना पाकर घटनास्थल पर जाने में देरी करना टीआई ने मुनासिब नहीं समझा। पूरे दल बल के साथ कुछ ही देर में वो विद्यानगर में रहने वाले श्री राम महाराज के मकान पर जा पहुंचे। वहां एक युवती का शव मिला। उसका नाम पाटनीपुरा निवासी वंदना रघुवंशी था। उसकी उम्र 34 साल थी और उसका गला रेता हुआ था और आंखों में लाल मिर्ची का पाउडर झोंका गया था। गले में 4 गहरे घाव थे। कमरे का दृश्य देखकर पुलिस ने अनुमान लगाया कि मौत से पहले मृतका ने जान बचाने के लिए काफी संघर्ष किया होगा। पता चला कि मृतका अपनी 2 सहेलियों के साथ कुछ रोज पहले ही वहां रहने आई थी। वंदना के साथ रहने वाली दूसरी युवतियों के नाम नैना और पूजा थे। मकान मालिक के अनुसार वे अक्सर वहां आती रहती थी, लेकिन दोनों वहां रुकती नहीं थी। घटना के समय दोनों बाजार गई हुई थी। बाजार से लौटकर नैना ने ही पहले कमरे में वंदना का शव पड़ा देखा था और उसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की जानकारी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए टीआई शुक्ला ने वंदना मर्डर केस की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ साथ उसके घर वालों को भी इसकी सूचना भेज दी गई। वंदना एक शादीशुदा महिला थी। सूचना पाकर उसका पति थाने पहुंचा। पुलिस ने उससे भी वंदना के बारे में पूछताछ की। पोस्टमार्टम हो जाने के बाद पुलिस ने वंदना का शव उसके पति को सौंप दिया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की शुरुआत वंदना के पति से की। उससे वंदना के बारे में कुछ व्यक्तिगत जानकारियां मिली। उसके अनुसार वंदना की 2 शादियां हुई थी। पहली शादी भोपाल के एक युवक से हुई थी, जिससे तलाक के बाद उसने 2014 में दूसरी शादी की थी। वंदना का पति इंदौर में ही रेलवे में हाउसकीपिंग का काम करता है। उसने पुलिस को बताया कि वंदना पिछले 4 साल से रोज दोपहर में ये कहकर घर से निकलती थी कि वो एक टिफिन सेंटर में काम करती है और उसे टिफिन पहुंचाना होता है। वो शाम 6 बजे के आसपास घर वापस आ जाती थी। वंदना के काम के बारे में उसके पति ने अधिक जानकारी लेने की कोशिश नहीं की थी। वो खुद रात को 10 बजे के करीब घर लौटकर वापस आता था। वंदना के 3 बच्चे भी है। इसके उलट पुलिस को मकान मालिक से मालूम हुआ कि वंदना की ससुराल में नहीं पड़ती थी, इसलिए अलग रहने चली आई थी। किराए का पैसा पूरा करने के लिए उसने अपने साथ 2 और लड़कियों को रख लिया था। मकान मालिक को ये पता ही नहीं चल पाता था कि वहां रात में कौन रहता है और कौन नहीं। उसे बस इतना मालूम था कि उसके मकान में 3 युवतियां रहती थी, जो अपने अपने कामकाज के सिलसिले में आती जाती रहती थी। उन्हीं में एक नैना थी, जो देवास से दिन में आती थी और शाम को चली जाती थी। उसके बाद रात को तीसरी युवती वहां रुकती थी। हालांकि वो भी घटना के कुछ दिन पहले से नहीं आई थी। पुलिस ने मकान मालिक, वंदना के पति और पास पड़ोस वालों के अलावा कुल 45 लोगों से घटना के बारे में पूछताछ की, लेकिन वंदना की हत्या के संबंध में कोई खास सुराग हाथ नहीं लगा। इन दिनों सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फोन नंबर की ट्रैकिंग अपराध की जड़ तक और अपराधी के गिरेबान तक पहुंचने का आसान जरिया बन चुका है।
वंदना मर्डर केस की जानकारी के लिए पुलिस सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेजें खंगालने लगी। साथ ही वंदना के मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवाई गई। उसमें जिस नंबर से हर रोज उसकी लगातार बातें हुई थी वो नंबर नैना परमार का था। पुलिस के शक की सुई नैना की ओर घूम गई। इसका एक कारण सीसीटीवी की 30 मिनट की एक फुटेज भी थी जिसमें नैना कई बार आती जाती दिखाई दी थी। उसके साथ 2 युवक भी दिखाई दिए थे। टीआई संजय शुक्ला ने नैना को पूछताछ के लिए थाने बुलवाया। उसकी वंदना से होने वाली जान पहचान और दोस्ती के बारे में पूछने से पहले सीधा सवाल किया, तुम क्या काम करती हो? अचानक इस सवाल को सुनकर नैना हैरान हो गई और चुपचाप बैठी रही। मैंने पूछा कि तुम इंदौर में क्या काम करती हो, सुनाई नहीं दिया क्या? शुक्ला ने तेज आवाज में वही सवाल दोबारा पूछा। जी वही काम जो वंदना करती थी। नैना थोड़ी घबराई हुई बोली, झूठ मत बोलो, मुझे तो कुछ और ही पता चला है तुम्हारे बारे में। शुक्ला ने फिर तेवर तीखे किए। नहीं साहब, आपने गलत सुना है, मैं भी वही काम करती थी जो वो करती थी। नैना बोली, अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि कहाँ तुम देवास की रहने वाली और वंदना इंदौर की, तुम दोनों की दोस्ती कैसे हुई? शुक्ला ने मूड बदलते हुए पूछा। ऐसे ही चलते फिरते पहले जान पहचान हुई, फिर हमारे बात विचार मिले और हम दोस्त बन गए। नैना ने बताया। वंदना तुमसे कब मिली थी? जब पहले लॉकडाउन में थोड़ी ढील मिली थी। अगस्त 2020 की बात है। काम की तलाश में इंदौर आई थी। पहले जहां काम करती थी कंपनी बंद हो चुकी थी। मैं देवास जाने के लिए बस अड्डे पर निराश बैठी थी। वहीं पहली बार वंदना से मुलाकात हुई थी। फिर क्या हुआ, हमारे बीच जब बातचीत होने लगी तब पता चला कि उसकी वही समस्या है जो मेरी थी। वो भी किसी काम धंधे की तलाश में थी और मैं भी। मेरी तरह वो भी अपनी ससुराल वालों से खुश नहीं थी। कोई सवारी नहीं मिलने की वजह से मैं उसके कहने पर उसके साथ चली गई। उसने कहा था कि हम लोग मिलकर कोई अच्छा काम कर सकते हैं। नैना बोली, और तुम पहली मुलाकात में ही उसके साथ चली गई? शुक्ला बोले, क्या करती साहब, मुझे काम की गरज थी, मुझ पर कर्जा जो हो गया था। लेकिन साहब जी, उसने जो काम बताया वो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा, सो मैंने मना कर दिया। नैना ने कहा। क्यों, क्या काम बताया? शुक्ला ने जिज्ञासा से पूछा। काम नहीं साहब जी, धंधा करती थी, धंधा, देह का धंधा। नैना मुंह बनाती हुई बोली। टीआई ये सुनकर हैरान हो गए। मुंह से निकल गया, अच्छा आगे क्या? आगे क्या, मैंने साफ साफ मना कर दिया कि वो जो रूम सर्विस के नाम पर करती है मुझसे नहीं होगा। परिवार वालों से झूठ बोलने और पैसे की तंगी का मतलब ये नहीं कि वो दूसरे मर्दों के साथ सोने लगे। लेकिन तुमने तो बताया कि तुम वंदना वाला काम ही करती थी, तो फिर ये कैसे हुआ? सवाल शुक्ला ने किया। मैंने तो मना कर दिया, लेकिन गलती ये हो गई कि मैं उससे दोस्ती नहीं तोड़ पाई। उससे फोन पर बातें होती रही। काम की तलाश में घर वालों से झूठ बोलकर देवास से इंदौर आने पर मिलती भी रही। किराने की बड़ी दुकानों में कुछ काम मिले, लेकिन उसमें मेहनत बहुत थी और पैसा कम। काम में मन नहीं लगता था, काम छूट जाता था। इसलिए तुमने भी सेक्स सर्विस का धंधा अपना लिया। शुक्ला ने कहा। नहीं साहब, ये वजह नहीं है। मैं एक बार बहुत मजबूर हो गई थी। वो मुझसे जब भी मिलती थी समझाने लगती थी, तुम सुंदर हो, तुम रूम सर्विस देकर अच्छा पैसा कमा सकती हो, तुमसे ग्राहक जल्दी ही खुश हो जाएंगे, मालामाल हो जाओगी। नैना की बात टीआई सुनते रहे। वो कुछ सेकंड के लिए रुकी और पास में रखे गिलास से पानी पीकर फिर बोलने लगी। एक बार मुझे कुछ पैसों की बहुत जरूरत पड़ गई थी। मैंने उसे फोन किया, उधार मांगे। अगले रोज उसने अपने पास बुला लिया। मैं उसके पास पैसे लेने चली गई, लेकिन फिर वही बात समझाने लगी, मेरे साथ चलो, तुम्हें 5 नहीं 10,000 रुपए दिलवाऊंगी, तुम भी क्या याद करोगी, और पूरे पैसे तुम्हारे होंगे, लौटाने भी नहीं पड़ेंगे। मैं चुपचाप सुनती रही। धीरे धीरे कर उसकी बातें दिमाग में बैठी गई। मैं उसके कहे अनुसार कर बैठी। उस रोज एक एक कर 4 लोगों के साथ मुझे सुला दिया। शाम होने पर उसने मेरी हथेली पर 12,000 रुपए रख दिए और बोली, कल आना। मेरी एक नजर पैसे पर गई और दूसरी बार भरी नजर से वंदना को देखा और बगैर कुछ कहे देवास लौट गई।
यानी कि वंदना और तुम्हारे बारे में मुझे मिली जानकारी गलत नहीं थी। तुम्हारे बयान से सबूत मिल गया, लेकिन वंदना की हत्या किसने की? वो तुम्हारी पक्की सहेली थी। तुम दोनों एक ही धंधे में उतर आई थी। फिर उसे किसने मार दिया? उसके पति ने या फिर कोई और? सही सही बताना। शुक्ला ने नैना की बातों की ओर तह में जाने के लिए प्यार से पूछा। वो मैं नहीं जानती साहब, मैं सिर्फ अपने बारे में बता सकती हूँ। उसकी किससे क्या नाराजगी थी, कौन उसका दुश्मन था, मुझे क्या मालूम। मैं तो उसके इशारे पर रूम सर्विस दिया करती थी और शाम को अपने घर लौट जाती थी। हाँ, उसने इस धंधे में ग्राहक की जेब से पैसे निकालने के नुस्खे बता दिए थे। सेक्स के विदेशी तौर तरीके सिखा दिए थे, जिसमें मैं मर्दों की भूख और उनकी चाहतों को अच्छी तरह से जान गई थी। कई बार बिना सेक्स किए ही कुछ समय बिताने के पैसे मिल जाते थे, जिससे अच्छी आमदनी होने लगी थी और उसका कमीशन भी अच्छा बन जाता था। तुम्हारे अलावा और कौन थी इस धंधे में जो वंदना के लिए काम करती थी? उसकी और तुम्हारी महीने में कितनी कमाई हो जाती थी? शुक्ला ने अलग सवाल किया। उसके साथ एक और युवती इंदौर की ही पूजा थी। उसकी कमाई के बारे में ठीक ठीक नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ, मेरे ग्राहकों से वंदना को अच्छी कमीशन मिल जाती थी। मेरी डिमांड पूजा से ज्यादा थी। कई ग्राहक रेगुलर बन गए थे। वे मुझे ही पसंद करते थे। वे मेरे संपर्क में भी थे। मेरे साथ घूमने फिरने और बिजनेस टूर पर दूसरी जगह ले जाने के बदले में अधिक पैसा देने की बात करते थे। नैना बोली। तुम्हारे कहने का मतलब ये हुआ कि तुम्हारी डिमांड ज्यादा थी और अलग से धंधा जमाने का मौका मिलने लगा था। फिर तो वंदना ही तुम्हारी दुश्मन बन गई थी। शुक्ला बोले। नहीं साहब जी, मुझे ग्राहक कहते जरूर थे, लेकिन सच तो ये है कि मैं इस धंधे से बाहर निकलने की सोच रही थी। कुछ पैसे जोड़ लिए थे, जिससे देवास या इंदौर में अपना कोई बुटीक खोलना चाहती थी। लेकिन ये बात जब वंदना को मालूम हुई तब वो मुझसे नाराज हो गई। पूजा ने उसे समझाया, फिर उसने माफी मांग ली। फिर क्या हुआ? शुक्ला ने आगे की बात जाननी चाहिए। फिर क्या साहब जी? एक ग्राहक ने कॉलगल वंदना को बता दिया कि मैं उससे प्राइवेट में मिलना चाहती हूँ और उसकी कमीशन का पैसा नहीं देना चाहती हूँ। अगले रोज वंदना ने छोटा सा वीडियो व्हाट्सएप किया। उसे खोलकर देखा तो मैं दंग रह गई। वो मेरा ही ग्राहक के साथ का एक वीडियो था। अगले पल ही एक मैसेज आ गया, जिसमें लिखा कि अगर उसकी मर्जी के बगैर वो किसी ग्राहक के पास गई तब ये वीडियो उसकी माँ को भेज देगी। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं लग पाया कि कब उसने मेरा सेक्स वीडियो बना लिया और उसे माँ को दिखाने की धमकी देकर मुझे ब्लैकमेल करने लगी थी। ब्लैकमेल से बचने के लिए तुमने क्या किया? मैं क्या कर सकती थी? परेशान हो गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं वंदना की एक तरह से कठपुतली बनकर रह गई थी। कई बार दिमाग काम नहीं करता था। घर जाती थी तब डर बना रहता था कि माँ पूछ ना बैठे। मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। मेरी कमाई से घर का खर्चा चलता है। माँ मेरी शादी के सपने देख रही थी। कोई लड़का नहीं मिल रहा था। शादी की उम्र निकल गई थी। कहते कहते नैना सुबकने लगी। शुक्ला ने लेडी कांस्टेबल को बुलाया। उसके लिए चाय और पानी लाने का आदेश दिया। नैना जब थोड़ी सामान्य हुई तब शुक्ला ने नैना को एक वीडियो दिखाई जो सीसीटीवी की फुटेज थी। उसमें वो दो युवकों के साथ थी। उन्होंने पूछा, इसमें तुम्हारे साथ जो दिख रहे हैं वो कौन है? ये सीसीटीवी की वीडियो उसी रात की है जिस रात वंदना की हत्या हुई थी। वीडियो देखते ही नैना के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। शुक्ला समझ गए कि उनकी पूछताछ सही दिशा में जा रही है। उन्होंने मेज पर रखा टिश्यू पेपर निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया और बोले, वीडियो देखकर सर्दी में पसीना आ गया ना? अब तुम सच सच वो सब बता दो जो अभी तक छिपाए हुए थे। उन्हें अब वंदना रघुवंशी मर्डर केस की गुत्थी सुलझती दिख रही थी। साफ दिख रहा था कि कॉलगर्ल नैना परमार ने ही सहेली वंदना रघुवंशी की हत्या कराई थी। पुलिस की लंबी पूछताछ से नैना परेशान हो गई। उसने वॉशरूम जाने की इजाजत मांगी। शुक्ला ने उसे लेडी कांस्टेबल के साथ वॉशरूम जाने की परमिशन दे दी। कुछ मिनट में ही वापस आने के बाद शुक्ला के सामने बैठ गई। शुक्ला ने पूछा, हाँ तो नैना परमार, सच सच बताओ कि ये दोनों कौन है? इनका वंदना की हत्या से क्या कनेक्शन है? जी साहब, सब कुछ बताऊंगी, एकदम सच बोलूंगी।
ये दोनों अशोक रघुवंशी और गोलू रघुवंशी है, देवास के रहने वाले हैं। हमारे साथ ही इंदौर आते रहे हैं, लौटते भी साथ ही है। कहने को दोनों मुंह बोले भाई है, लेकिन वे मेरे दीवाने हैं। हमारे बीच हंसी मजाक भी चलता रहता है। उन्हें लगता है कि आज नहीं तो कल मैं उनके साथ संबंध बना लूंगी। हम सभी एक दूसरे से काफी खुले हुए हैं। गांव मोहल्ले में किसी के साथ कैसा रिश्ता चल रहा है, इसकी बेझिझक चर्चा करते रहे हैं। यही वजह रही है कि ये दोनों मेरे एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। मैंने वंदना द्वारा अपनी ब्लैकमेलिंग की समस्या उन्हें बताई थी और इसका समाधान भी उन्होंने ही बताया था। समाधान क्या था? वंदना की हत्या। शुक्ला ने डांट लगाई। डांट खाकर नैना डर गई। जी साहब, योजना के मुताबिक मेरे इशारे पर उन दोनों ने 27 नवंबर 2022 की रात को वंदना की गला रेतकर हत्या कर दी। नैना ने ये कहकर चुप्पी साध ली। कुछ समय के बाद शुक्ला ने अशोक और गोलू की डिटेल्स मांगी और अगले रोज उन्हें भी हिरासत में लेकर पूछताछ की। दोनों ने हत्या की बात स्वीकार कर ली। उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शुक्ला ने हत्या में इस्तेमाल किया गया दोपहिया वाहन और आरी भी बरामद कर ली। नैना परमार वारदात के दिन रविवार को दोनों के साथ इंदौर आई थी। उस समय शाम का धुंधलका छाने लगा था। उसने दूर से ही दोनों भाइयों को वंदना का घर बता दिया और खुद नाश्ता लेने चली गई। अशोक और गोलू अपने साथ मिर्ची पाउडर भी ले गए थे। उन्होंने वंदना को बताया कि वे नैना के भाई है। ये जानकर वंदना उन दोनों को चाय पानी देने लगी। तभी उन्होंने मौका मिलने पर वंदना की आंखों में मिर्ची डाली और आरी से उसका गला काट दिया। हत्या करने के बाद वे दोनों वहां से फरार हो गए। करीब आधे घंटे के बाद नैना वंदना के घर पर आई। तब उसने वंदना को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा पाया। वो दम तोड़ चुकी थी। उसने पुलिस को सूचना दी और देवास लौट गई। पुलिस ने नैना परमार, अशोक रघुवंशी और गोलू रघुवंशी से पूछताछ करने के बाद उनके खिलाफ वंदना की हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश कर दिया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।